तो मेनली हमने बेसिकली चार कंपोनेंट्स पढ़े थे। एक हमने ये पढ़ा था जिसका मकसद मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें जब आप जिसकी इनपुट अगर ऑन होती हो तो ज़्यादा देर ऑन रहती हो, तो यानी जिसको हम लेवल सिग्नल कहते हैं कि बस ऑन हुआ तो हो गया, ठीक है। तो उसको हम लेवल कहते हैं, और पल्स हम कहते हैं अमूमन जो एक साइकिल के लिए आ रही हो। तो हम चाहते ये हैं कि एक सिग्नल जो ज़्यादा देर के लिए ऑन हो उसको सिंगल साइकिल पल्स बनाए। तो उसके लिए हमने पहला सर्किट पढ़ा था। हमने कहा था कि हम जो इनपुट आ रही है उसको रजिस्टर करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर रजिस्टर का मतलब है एक साइकिल पुरानी वैल्यू इधर आ रही होगी, तो एक साइकिल पहले अगर ये 0 था और अब अगर ये 1 हो गया है तो एंड, इसका मतलब है, और को इंग्लिश में एंड कह देंगे। तो अगर ये एक साइकिल पहले 0 था और अब ये 1 हो गया है तो हम आउटपुट 1 कर दें। तो ये तब ही होगा, यानी कि अगर मैं इसका एक डिलेड वेरिएंट बनाऊं तो ये एक साइकिल पुरानी वाली वैल्यू आ रही है। तो अगर एक साइकिल पहले 0 था और अब 1 हुआ है तो इसका मतलब है ये बस अभी अभी 1 हुआ है, तो इसको 1 कर दो, और उसके बाद दोनों ही 1 हो जाएंगे तो तब भी ये 0 आ जाया करेगा। तो ये हमने पहला सर्किट पढ़ा था। दूसरा सर्किट हमने पढ़ा था इसका ऑपोजिट। हमने कहा था कि अगर एक सिग्नल आ रहा हो जिस जो जब एक साइकिल के लिए आए, या बेशक थोड़े ज्यादा साइकिल के लिए आए, लेकिन जब भी वो आए हम उसको एक आउटपुट को 1 कर दें, और एक आध और सिग्नल हो जो उसको 0 करने आए, क्लियर करने आए, वो भी जब आए तो उसको 0 कर दें। तो हमने कहा था अच्छा ये तो सेट और रीसेट वाली चक्कर ही हो गया, जिस तरह SR फ्लिप फ्लॉप था उस किस्म की चीज बनेगी। और डायग्राम में कई दफा हम इसको एक स्क्वायर सा बना देते हैं कि एक रजिस्टर है जिसमें 1 लिखवाना है, अगर इनेबल आए, क्लियर करवाना है तो क्लियर करवा दो। ये दोनों एग्जांपल मैंने इसलिए बताई थी कि मैंने आपको कहा था बहुत सारे सर्किट्स इसी से ही बन जाते हैं कि हमें ये किसी इवेंट पे कोई चीज ऑन करवानी होती है और किसी और इवेंट पे उसको क्लियर करवाना होता है। फिर हमने 2-3 और एग्जांपल्स की थी, जिनमें से बड़ी एग्जांपल डिजिटल क्लॉक की थी। लेकिन उससे पहले हमने कहा था कि हम सिंपल एक पल्स जनरेट करना चाहते हैं आफ्टर एवरी लेट से मिली सेकेंड। और हमने कहा था कि अगर 100 मेगाहर्ट्ज का हमारा क्लॉक हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में 100 मिलियन साइकिल्स है, ठीक है। तो अगर 100 मिलियन साइकिल एक सेकंड में है, ठीक है, सो 1000, 10,000, ये आपके यहाँ पर 1000 मिलियन और 100 मिलियन, तो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास 100,000 साइकिल्स के बाद 1 मिली सेकेंड आ जाया करेगा। तो हमने एक काउंटर बनाया। हम चाह ये रहे थे कि हमें एक पल्स चाहिए थी जो सिंपली हर 1 मिली सेकेंड के बाद एक साइकिल के लिए आती हो। तो उसका हमने एक छोटा सा सोल्यूशन बनाया था, जिसको हमने कहा था कि हमारा एक काउंटर है जो इंक्रीमेंट होता जाए हर क्लॉक साइकिल पे, और जब भी ये इक्वल टू 100 मिलियन से एक कम आए। एक कम हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेकर 100 मिलियन तक पूरे चले गए तो वो एक साइकिल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमने उससे एक कम पे, यानी 99,999, इसके बाद आपका 100 मिलियन आ जाना था। हमने कहा ये जैसे ही आए तो इसको क्लियर कर दें, ठीक है, तो काउंटर। और ये हमने कहा था कि ये अगर ये जो क्लियर सिग्नल है इसी को मैं आउटपुट भी बना दूं तो मेरे पास ये हमेशा इस किस्म की पल्स आ जाएगी, जो कि हर पल्स के दरमियान, पल्स टू पल्स 1 मिली सेकेंड का फर्क होगा। फिर हमने इसका एक जनरल वेरिएंट भी किया था। हमने कहा था कि यार ये तो मैंने 1 मिली सेकेंड था, व्हाट अबाउट के मुझे 1 सेकेंड के बाद चाहिए हो। तो हमने कहा यार अगर 1 सेकेंड के लिए चाहिए तो बजाय इस काउंटर को 999 करने के आप 100 मिलियन -1 कर दें, ठीक है। वो कैलकुलेटर पे आप अगर करेंगे तो वो 99999 और 999 आ जाएगा। तो ये 100 मिलियन -1 है। तो अगर ये करूंगा तो 1 सेकंड बाद आ जाएगी। अगर मैंने 1 मिनट करना हो तो हमने कहा था कि हम 100 मिलियन को भी एक सेकंड में 100 मिलियन है तो 60 सेकंड में ये 60 100 मिलियन हो जाएंगे। और 60 100 मिलियन का मतलब है कि 60 100 और उसके बाद आपके मिलियन, ठीक है। तो अगर मैंने 1 मिनट के बाद मुझे पल्स चाहिए तो इससे एक कम करूंगा, विच विल बी 599, यानी 60 को 59 कर दूं और जितने 0 आ रहे हैं उतने में कह लो कि पीछे 9999 लगा दूं। तो बेसिकली ये सेम जो चीज है, ये इसमें सिर्फ ये वाला जो काउंट है अगर मैं इसको चेंज करूं,
ठीक है, इफ आई चेंज दिस काउंट, ठीक है, या लेट से मैं इसको काउंट मैक्स कह देता हूँ कि काउंट की मैक्स वैल्यू को चेंज कर दूं, तो ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए मुझे पल्स जनरेट कर कर दे देगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक पीरियोडिक पल्स चाहिए तो आई कैन डू दैट। इसी आइडिया को यूज करते हुए हमने कहा आगे डिजिटल क्लॉक बनाया। हमने कहा कि अगर मुझे एक डिजिटल क्लॉक चाहिए तो मैं आई कैन मेक अ सिमिलर काइंड ऑफ इंक्रीमेंटर, जो कि ये जो भी मेरे पास 6 बिलियन जो था, यानी कि 599 999 एंड 999 3 दफा के इक्वल अगर हो जाए तो मैं इसको क्लियर कर दूं, तो ये वाला क्लियर सिग्नल आ रहा होगा 1-1 मिनट के बाद। तो हमने इसको यूज करते हुए फिर एक काउंटर बना दिया कि यार ये हर मिनट के बाद आ रहा है, तो अगर मैं हर मिनट के बाद इसको लेट से मैं इसका इनेबल बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैंने इसको प्लस प्लस करता जाऊंगा हर मिनट के बाद, तो ये मिनट बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, बट आई हैव टू स्टॉप एट समवेयर। तो वो हमने कहा था कि मिनट जो होते हैं वो होते हैं 59, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 59 तक जाती है। तो जब ये 59 के इक्वल हो और अगर इनेबल भी आ रहा हो तो इसको हम क्लियर कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये हर 59 आएगा और उसके बाद पूरा मिनट गुजारेगा, क्योंकि उसके बाद इनेबल 1 मिनट के बाद आना है, उस वक्त ये इसको क्लियर कर देगा, तो ये 0 से 59 तक चलेगा। तो ये काउंट जो होगा ये हमें मिनट्स की वैल्यू दे देगा। और इसी तरह हमने इस क्लियर को यूज किया था कि ये क्लियर जो है ये 1 घंटे बाद आया करेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंट एक ये वाला इनेबल 1 मिनट के बाद आ रहा था, ये हमने 59 मिनट्स काउंट किए, 0 से स्टार्ट हुए और 59 तक गए, तो टोटल 60 हो गए। और जब 59 में भी पूरा मिनट गुजरने के बाद क्लियर किया तो इसका मतलब है ये 1 घंटे बाद आ रही है। ठीक है, तो ये आफ्टर एवरी मिनट आ रही थी। ठीक है, और ये वाली पल्स जो थी ये आफ्टर एवरी आवर आ रही थी। ठीक है, और इसको यूज करते हुए हमने कहा कि अच्छा ये अगर 1 घंटे बाद आ रही है तो व्हाई नॉट हम एक अदर और काउंटर बना दें जिसको हम इंक्रीमेंट करते जाएं, और जब वो 23 के इक्वल होगा और ये वाला इनेबल भी आ रहा होगा, ये जो इधर से आ रहा था जो 1 घंटे बाद आ रहा है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा घंटे का काउंटर हो गया था। ठीक है, तो इस तरह हमने क्लॉक का सिग्नल बनाया। ऑब्वियसली एक क्लॉक का सर्किट था, इसमें हमने ये नहीं डाला कि हम खुद से क्लॉक सेट कर सकें, वो आप सोच सकते हैं कोई और अपनी तरफ से उसका सर्किट। ठीक है, ये सब फूड फॉर थॉट, घर में बैठ के आप वेले बैठे हैं अभी कोविड की वजह से, तो आप सोच सकते। और बाद में फिर हमने इसके आगे 7 सेगमेंट की लॉजिक बनाई थी, बट 7 सेगमेंट पे मैं अभी फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बड़ी स्पेसिफिक सी लॉजिक है, एफपीजे के अंदर आपको बड़ी कम ही जरूरत उसकी पड़ती है। लेकिन ये काउंटर्स मैंने इसलिए दोबारा आपको बताए हैं क्योंकि काउंटर्स जो है ना वो बहुत जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो हमने एक तो बहुत ही छोटा सर्किट लेवल 2 पल्स का डिस्कस किया, लेवल 2 पल्स। एक हमने डिस्कस किया लेट से सिंगल रजिस्टर, ठीक है, जिसको आप 1 इनेबल पे 1 कर दें, ठीक है, 1 ऑन इनेबल और एक क्लियर सिग्नल के साथ। ठीक है, ये भी काफी यूज होता है। और उसके बाद मैंने आपको काउंटर्स बताए, और काउंटर्स की अभी तक हम जो है ना मल्टीपल किस्में पढ़ चुके हैं। ये एक किस्म का काउंटर है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये पीरियोडिक पल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो काउंटर्स में हमने एक देखा है कि जो बस सिंपली पीरियोडिक पल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने एक और काउंटर टाइप देखी थी इससे पहले कि हमने सबसे पहले एक डिक्रीमेंटर बनाया था। ठीक है, फिर हमने एक और काउंटर बनाया हुआ है जो कि इंक्रीमेंटर एंड डिक्रीमेंटर है। ठीक है, जो हमने FIFO के अंदर बनाया था। ठीक है, ये किसी एक की कोई ना म्यूट नहीं है, बहुत दूर से कोई पश्तो सुनाई दे रही है जो मुझे समझ नहीं है। ठीक है, तो मुझे तो करीब से भी नहीं समझ आती, तो दूर से तो बहुत ही बात है। कौन सा बंदा है भाई ये? मैं ही म्यूट कर दूं। सुफियान है। सुफियान है, इसको म्यूट कर देते हैं। मोर म्यूट की ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलो, आस्क टू अनम्यूट, तो म्यूट होगी। ओके, सो यहाँ तक चीज समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, ये जो काउंटर है ना ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दिस वन, ये वाला काउंटर और ये वाला काउंटर अगर आप देखें तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है,
सिर्फ फर्क क्या है कि मतलब इसको इनेबल जो आ रहा है, तो दोनों को बाहर से एक इनेबल आना है और एक काउंट की वैल्यू जानी है। सिर्फ ये जो काउंट को हमने इक्वल इक्वल चेक करना था, इसकी वैल्यू बदलती है। ठीक है, तो ये सारे काउंटर बड़े यूजफुल हैं। यानी एक एक कोड लिखने का तरीका ये है कि जिस तरह हमने लिखा था। ठीक है, तो हमने जो कोड लिखा था, मैं उसको खोलने की कोशिश करता हूँ। किधर गए? ये DLD का है। ठीक है, तो हमने इधर डिजिटल क्लॉक नाम का एक फोल्डर कुछ बनाया था, राइट? ये, और इसके अंदर हमारे पास ये हमारी टॉप लेवल फाइल थी। सो हमने ये काउंटर लिखे थे, लेकिन एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो कोड है, आप इसको एक अलग से मॉड्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, कि आप कहें कि मेरा एक डब्बा है, जिस डब्बे में आप कहें कि एक बाहर से इनेबल आता है और एक आउटपुट आ रही होती है काउंट की, कि इस वक्त काउंट क्या है, और बाहर से आप एक इनपुट पास कर सकते हैं कि इसको किस मैक्स वैल्यू पे क्लियर करना। ठीक है, तो अगर ये मैं एक मॉड्यूल बना लेता, तो एक तरीका ये भी था कि मैंने ये जो ऊपर 3 काउंटर थे, ये तीनों एक्चुअली यही लगा देता। इस केस में मैं इनेबल को हमेशा, पहले वाले केस में इनेबल हमेशा 1 कर देता और काउंट मैक्स की वैल्यू ये कर देता। दूसरे वाले केस में मैं इनेबल को जो इधर से निकल रहा था उसको इनेबल बना देता, इसके इनेबल से टाई कर देता और काउंट मैक्स की वैल्यू 59 कर देता, फिर इसके इनेबल से टाई कर देता और काउंट मैक्स। इस स्कीम को आप आगे भी चला सकते थे। फॉर एग्जांपल, आप दिन भी बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूरा कैलेंडर जो बताना चाह रहे हैं, अगर बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो क्लियर सिग्नल है, ये अब एक दिन के बाद आ रहा है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो मेक अ काउंटर जो कि प्लस प्लस होता रहे। ठीक है, और जब वो लेट से इक्वल इक्वल टू 365 हो या 364 हो, 0 से 364 तक जाए, तो आप इसको क्लियर कर दें। सिर्फ आपको एंड इसको भी साथ करना चाहिए। ये दिन के बाद आ रहा होगा, ये साल के बाद सिग्नल आएगा। ठीक है, और इसी तरह आप फिर कई सालों का भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये इतना एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर आपको शायद ये भी डालना चाहिए कि कब वो लीप ईयर आता है, कब नहीं आता, और विच विल स्टार्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो दिस इज अ क्विक रीकैप जो कि हमने अभी तक डिजाइन एग्जांपल्स की हैं, जिनमें हमने डिफरेंट तरह के काउंटर्स बनाए हैं। ठीक है, टिपिकली जो है ना, हम ये कर लेते हैं कि हम इस किस्म के काउंटर्स का कोड भी बना कर रख सकते हैं कि और उनको इंस्टेंशिएट करते रहे। ठीक है, के बजाय हर दफ़ा लिखने के। लेकिन काउंटर खैर ये बहुत छोटे हैं, ये हर दफ़ा लिखना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, ओके, सो यहाँ पर मैं जो अब नई एग्जांपल करना चाहूँगा, उस पर आ जाता हूँ। नई एग्जांपल जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो क्योंकि हम FPGAs को देख रहे हैं। ठीक है, सो मैंने आपको FPGA जो हमारा बोर्ड यूज़ करते हैं, वो तो उसका आपको आइडिया है। उसके अंदर एक तो हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो वो ये जो हम लॉजिक बनाते हैं, जो आपने देखा है, इसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, या फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिसको कह लें। ठीक है, और फिर हमारे जो बाकी गेट्स और मल्टीप्लेक्सर्स हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारी कॉम्बिनेशनल लॉजिक होती है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए FPGA के अंदर अमूमन लुकअप टेबल और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। इसके लिए रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैंने मल्टीप्लायर बनाना हो ना, तो FPGA के अंदर बने बनाए मल्टीप्लायर पड़े होते हैं। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जिस तरह हमारा स्पार्टन 6 का बोर्ड है। ठीक है, सो मैं लेट से के होपफुली मुझे मिल जाए स्पार्टन 6 Xilinx स्पार्टन 6 फैमिली। ठीक है, तो मैं लेट से इसको खोल लेता हूँ। ठीक, ये मेरे पास खुल गई। ठीक, तो ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे जब स्पार्टन 6 डाटा शीट, तो ये आपको पता चल जाएगा कि स्पार्टन 6 जो है उसमें क्या क्या है। तो फॉर एग्जांपल, अब हमारा LX16 था। ठीक है, तो ये अब उसका बता रहा है कि इसमें इतने लॉजिक सेल्स हैं, स्लाइसेस हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो स्लाइसेस और फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि आप
18,000 सिंगल बिट के रजिस्टर बना सकते हैं तकरीबन, ये जो हमारा था, ठीक है। लेकिन जो ना इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये 2 कॉलम है, ये जो ब्लॉक रैम्स और डीएसपी स्लाइसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो कह लेंगे जब हम रिसोर्स प्लानिंग काइंड ऑफ कर रहे हो, मे बी मैं इसको स्निप कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर सकूं। लेट्स से के चलो ये हमारा था यहाँ तक करके, और मैं अब अपनी ओके सो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ना डीएसपी स्लाइस, और ये जो लिखा हुआ है ब्लॉक रैम, ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं। डीएसपी स्लाइस जो है ना, इसमें आप अभी इस कोर्स तक, बाद में आप इसको थोड़ा डिटेल से भी शायद पढ़ लेंगे, इसमें आप ये समझें कि ये इसके अंदर एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, अमूमन एक मल्टीप्लायर और उसके साथ ऐड करने की फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर होती है। तो LX16 का मतलब है कि आपके FPGA के अंदर 32 मल्टीप्लायर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं फिक्स्ड। अगर आपने कहीं पे भी कोड में लिखा A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय C, और जहां पर आपने A B C डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये वाला मल्टीप्लायर इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। ये स्पार्टन फैमिली के जो मल्टीप्लायर हैं, अगर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो वो 18 बाय 18 बिट के हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका ए बी सी जो है ये 18 बिट से कम डिक्लेयर, यानी बी और सी जो है अगर 18 बिट से कम डिक्लेयर्ड है, 16 बिट के डिक्लेयर किए हुए हैं, या 15 के, 10 के, 8 के, तो ये एक मल्टीप्लायर यूज होगा। जैसे ही आपने 18 से ज्यादा बिट्स यूज की, फिर भी मल्टीप्लायर बन जाएगा, लेकिन लेट्स से कि मैं 32 बिट का बनाता हूँ, तो वो 32 बिट का मल्टीप्लायर जो होता है वो फिर अलहदा से बनता है, जिसमें आप दो 16 बिट को 16 बिट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको आपस में ऐड करते हैं, तो इवेंचुअली आपकी 16 से मल्टीप्लाई करके 4 मल्टीप्लायर इवेंचुअली लग जाते हैं, ठीक है। तो इंटू 4 हो जाता है आपका काम, ठीक। लेकिन खैर ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा डिटेल है, लेकिन जनरली FPGA पे जब आप काम कर रहे हो तो हम अमूमन इसी रेंज में मल्टीप्लायर यूज कर रहे होते हैं, अनलेस के कोई स्पेशल ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जिसमें हमें मल्टीप्लायर बड़ा बनाना पड़े। तो आपको यानी एक आइडिया ये भी होना चाहिए कि जो उन सी चीज आप यूज करें उसके रिसोर्सेज क्या हैं। तो इसके रिसोर्सेज जो है इसमें 32 मल्टीप्लायर है। और ब्लॉक रैम्स से क्या मुराद है, FPGA के अंदर एक तो हमने मेमोरी पढ़ी थी, जिस तरह रजिस्टर फाइल थी कि जिसके अंदर आप कोई किसी एड्रेस पर डाटा लिखवा देते, उसी तरह FPGA के अंदर ना एक ब्लॉक रैम होती है जिसमें आप डाटा लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पार्टन फैमिली में 18 किलो बिट्स की ब्लॉक रैम के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक रैम कहते हैं, ठीक है। ब्लॉक रैम ब्लॉक जो है एक 18 किलो बिट का ब्लॉक है। और ऐसे टोटल कितने हैं, ये भी 32 है, ठीक है। तो इतने अगर आपने यूज करने हो, ये उसी को कन्वर्ट किया हुआ है, यानी 18 किलो बिट को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास कह लें कि ये फिक्स ब्लॉक्स मौजूद हैं रैम के। अगर आप इनको इस्तेमाल करें तो करें, अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वेस्ट जा रहे होंगे। यानी कि मतलब अगर कोई हमें ज़रूरत है रैम इस्तेमाल करने की, तो बेहतर है कि हम उसको ब्लॉक रैम इस्तेमाल कर लें। एक और चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रैम भी नज़र आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड रैम जो है, इससे मुराद होती है कि यही इन्हीं फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़कर ये रैम बना लेती है, जो स्लाइस फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको जोड़कर ये एज अ रैम बना लेती हैं। अगर मैंने कम लोकेशंस बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास लेट्स से कि 16 या 32 या 64 के करीब लोकेशंस हो, तब डिस्ट्रीब्यूटेड रैम सूट करती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 1 किलो बाइट चाहिए, 2 किलो बाइट चाहिए, या इवन 512 डीप चाहिए, डेप्थ चाहिए, तब आपको ब्लॉक रैम इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप डाटा शीट्स वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा वैसे देख के, इसको पढ़ के एक आइडिया ले लिया करेंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है। जिस तरह आप CMT है, इसका मतलब है क्लॉक मैनेजमेंट टाइल। तो अगर मेरे पास कोई क्लॉक इनपुट आ रहा है जिस तरह 100 मेगाहर्ट्ज है, और मैं चेंज करना है तो मुझे 100 नहीं, मुझे 150 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक चाहिए, तो ये क्लॉक मैनेजमेंट टाइल जो है ये काम कर सकती है। इस कोर्स में मैं आपसे इससे नहीं पूछ रहा हूँ, बट यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है।
मेमोरी कंट्रोलर ब्लॉक जो है ये DDR को कंट्रोल करने के लिए, बड़ी मेमोरीज को कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा भी आपके डिफरेंट इसके अंदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्लॉक रैम। ठीक है, आई वांट टू डिस्कस ब्लॉक रैम, क्योंकि FPGA पे काम करना है तो आप जो डाटा अगर कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो वो ब्लॉक रैम के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं। अच्छा, ब्लॉक रैम क्या चीज़ है? एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि 18 किलो बिट की जो ब्लॉक रैम्स हैं, वैसे 32 ब्लॉक रैम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इस FPGA पे। आगे जाते जाएं तो ये बढ़ती जाएंगी, इसी तरह मल्टीप्लायर बढ़ते। तो हमारा FPGA छोटा है क्योंकि हमारा लैब इक्विपमेंट के तौर पर है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना है तो आप इससे बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक रैम करती क्या है? ब्लॉक रैम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेज फाइल, आपको याद होगा, याद है? जिसके अंदर हमने रजिस्टर्स बनाए थे और हमने कहा था कि अगर मैं एड्रेस दूं तो मैं चाहता हूँ ये रजिस्टर आगे फॉरवर्ड हो जाए, 0 दूं तो 0 वाला आगे चला जाए, 1 दूं तो 1। तो हमने उसके लिए कहा था मक्स लगा लेते। ठीक है, और फिर हमने कहा था कि अगर मैंने राइट करना हो, ठीक है, तो फिर हम इसी एड्रेस की बेस पे पीछे हमने सिग्नल रखे हुए थे डाटा इन और राइट इनेबल। ठीक है, याद है आप लोगों को जो मैंने बताया था कि भूल गया? यस सर, याद है। याद है। तो मैंने ये कहा था कि अगर मैंने कभी ये मेरे रजिस्टर्स हैं, मैं इन पे राइट करना चाहता हूँ अगर, तो मैं कहूँगा कि भाई लेट से 3 नंबर वाले रजिस्टर पे मुझे 50 लिखवाना है, तो मैं एड्रेस दे दूंगा लेट से 3 और डाटा दे दूंगा डाटा इन पे 50, और मैं साथ राइट इनेबल का सिग्नल 1 करूंगा। ठीक है, ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि कभी बंदे ने नहीं भी लिखवाना होता, अगर अगर ये सिग्नल ही ना हो फिर तो वो हर साइकिल पे कुछ ना कुछ लिखवाता रहेगा, चाहे हम ना भी लिखवाना चाहें। तो अगर किसी राइजिंग एज ऑफ क्लॉक के ऊपर आपको ये राइट इनेबल 1 मिल गया और साथ ये 3 और 50 लिखा हुआ था, तो लेट से कि ये राइजिंग एज ऑफ क्लॉक था और इस तरह ये क्लॉक आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 0, 1, 2 और 3 नंबर रजिस्टर पे आपका 50 लिखा जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि इस तरफ की लॉजिक क्या बनाई थी, याद है? डीमक्स तो मैंने आपको बनाकर पहले सेंड दे दिया है। किसको डीमक्स किया था? राइट नेबल को, डाटा इनको? ये जब मैं आपसे पूछता हूँ तो ये वाला वो टाइम होता है जो जिसमें आपने रियली इंगेज होना होता है, और ये आपकी वो अंडरस्टैंडिंग को गेज कर रहा होता है। तो मैंने आपको पहले 3-4 दफ़ा ये चीज़ बताई है कि जब भी क्लास में मैं क्वेश्चन पूछूं तो वहां पर आपकी दिमाग आपने लड़ाना शुरू कर देना है और कोशिश करनी है बताने की, बिकॉज इवन इफ आपको आइडिया को बहुत स्मार्ट नहीं आ रहा, बट यू हैव टू ट्राई। शुरू में नहीं आएगा, 2-3 ट्राइयों में आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इधर लिखवाऊं तो इन सब रजिस्टर्स का इनेबल सिग्नल है एक एक। ठीक है, और इन सब का डाटा सिग्नल भी है एक एक। ठीक है, डाटा इन हर रजिस्टर का होगा ना, मैंने इकट्ठे बना दिए हैं लेकिन असल में हर रजिस्टर का एक डाटा इन होता है, एक इनेबल सिग्नल है। ठीक है, इनेबल हमने रखा था और साथ हमने डाटा इन भी रखा था। तो मैं क्या करूं, किसको किससे टाई करूं? क्या मक्स के साथ, क्या डीमक्स के साथ क्या करूं? डाटा इन टाई करूं या राइट इनेबल टाई करूं? सर डाटा सबको दे दें और इसको इनेबल कर दें। राइट इनेबल को बंद कर दे। ये कौन था, उस्मान था कि कोई और था? आवाज ये किसकी थी जरा, मुझे आवाज से पहचाना नहीं गया। यस, उस्मान सर। उस्मान था, गुड उस्मान। उस्मान को याद है। ये मैं आपसे स्पेशली इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसमें बड़ी कॉमन सी गलती हुई थी लोगों से कि उन्होंने डाटा इन को डीमक्स से टाई कर दिया था, जिसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज डाटा सारों को मैं बेशक सेम दे दूं, लेकिन जब बाकी रजिस्टर्स पर इनेबल आएगा ही नहीं, इनेबल ही 0 होगा, तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो इसलिए वी डोंट केयर कि डाटा गलत जा रहा हो बाकियों को, बिकॉज लिखा ही नहीं जाएगा। तो ये एक ऐसी ये थीम याद रखने वाली थी, और ये मैंने आपसे कहा था कि मैं बाद में आपसे पूछूं। तो ये वाली जो चीज हमने बनाई थी, दिस वॉज रेज फाइल। ठीक है, ठीक। तो रेज फाइल में क्या चीज थी कि एक आपका सिग्नल होता था एड्रेस,
एक आपका सिग्नल होता है डेटा इन, एक आपका सिग्नल होता है राइट इनेबल, और एक आपका सिग्नल है डेटा आउट। सो ये सेट ऑफ सिग्नल्स आपके बन गए जो कि इस रेज फाइल के ऊपर रीड राइट करने के काम आएंगे। इस वक्त मैं इसको तो शायद मैंने रिवीजन के लिए आपको बताया ताकि मैं ये चेक कर सकूं किस किस को याद है। तो जनरली लोगों को नहीं याद है, एक आध को याद आया, बाकियों को नहीं आया। तो इसको ज़हन में रखा करें, जो गलती हो जाए वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो क्या मुहावरा है कि जी मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम अगर आपको 2 दफ़ा परेशान कर रहा है तो ये तो आपके ईमान पर सवाल उठना शुरू। मजाक करूं, ये ना हो कि आप सीरियसली आप ईमान को डाउट करें, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि आपको दोबारा वो मसला ना। ओके, सो ये आपकी चीज हो गई रेज फाइल। ये दोबारा बताने का मकसद ये था कि बेसिकली ये भी एक छोटी सी रैम ही है। यानी रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है कि बजाय वो जो पुराने ज़माने में टेप रिकॉर्डर होते थे, तो जिसमें मैंने अगर 5वें नंबर का गाना सुनना है तो मैं फॉरवर्ड करूंगा और वो 5वें नंबर पे आएगा। तो इसी तरह जो स्टोरेज होता था पहले वो भी इसी किस्म का होता था, यानी बिट्स इसी तरह स्टोर होती थी मैग्नेटिक टेप्स पे, उसको आप फॉरवर्ड करके कहीं पे ले जाकर लिखवाते थे। इवन हमारी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो भी चल तकरीबन इस तरह ही रही होती है कि उसके ऊपर वो हेड रोटेट करके उसे आप पहुंचना होता है, बट स्टिल वो काफ़ी फास्ट ये काम कर लेती है। तो काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस अलाउ कर देती है हमें कि हम बस एड्रेस दें, वो वहाँ पे जल्दी से निकाल दें। लेकिन जो सॉलिड स्टेट मेमोरीज हैं या डीडीआर मेमोरीज हैं जो कि हमारी रैम लगती है, जिसको हम लैपटॉप वगैरह में लगाते हैं, उनमें हम बेसिकली कर यही रहे होते हैं कि हम कहते हैं फलां एड्रेस पे मुझे डाटा लिखवाना है या फलां एड्रेस पे पढ़ना है। तो अगर मैं रैंडमली कोई भी एड्रेस दे सकता हूँ, इसका मतलब मैं उसको रैंडमली एक्सेस कर सकता हूँ। मैं उसकी आखिरी लोकेशन से पढ़ लूँ, उसके फौरन बाद दरमियान से पढ़ लूँ, उसके फौरन बाद पहली लोकेशन से पढ़ लूँ। तो जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं डीडीआर मेमोरीज, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इन अ सेंस के उनमें एक ही साइकिल में लिखा पढ़ा नहीं जाता, उनमें आपको 25-30 साइकिल लगते हैं अगर आपने उसको लिखवाना या पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन ये जो एफपीजे की ब्लॉक रैम्स हैं ये बड़ी सिंपल सी होती है। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ रेज फाइल। सिर्फ रेज फाइल जो है, जिस तरह रेज फाइल में भी क्या है मैं बता रहा हूँ, फलां एड्रेस पर डाटा लिखवा दो, तो मैंने एड्रेस दिया, डाटा दे दिया और राइट लेवल दे दिया। और किसी एड्रेस से पढ़ना है तो बस मैंने एड्रेस दिया, उस एड्रेस पे जो भी डाटा पड़ा हुआ था वो बाहर आ गया। ब्लॉक रैम में सिंपल एक फर्क होता है इससे। वो फर्क क्या होता है कि आप समझेंगे यहाँ पर एक अदद रजिस्टर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगने का मतलब क्या है कि आप जब रीड के लिए एड्रेस देंगे तो उसी वक्त डाटा नहीं आ जाएगा, बल्कि डाटा एक साइकिल के बाद आएगा। राइट करेंगे तो वो ठीक है, वो राइट तो मैंने अगर पॉजिटिव क्लॉक पे 50 पे 3 पर 50 लिखवाना था तो 3 पर 50 लिखा गया। लेकिन अगर मैंने 3 से रीड करना था तो इसी साइकिल में 3 की आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि अगले साइकिल में डाटा आउट पे डाटा आएगा कि 3 पे क्या पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये एक फर्क है कि आप समझेंगे रीड करते हुए एक साइकिल का डिले है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो बेसिकली सेट ऑफ सिग्नल्स यही है, यानी एड्रेस, डाटा इन, राइट इनेबल और डाटा आउट। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो आपके जहन नशीन हो जाए, आपको याद रहेंगे यार लिखवाना है तो मुझे एक एड्रेस चाहिए और उस पर डाटा आउट आएगा। सॉरी, रीड करना है तो एड्रेस है उस पर डाटा आउट आ जाएगा, और लिखवाना है तो मैं एड्रेस के साथ डाटा इन और राइट इनेबल का सिग्नल। तो एफपीजे में इस किस्म की ब्लॉक रैम्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। अच्छा, पहला फर्क तो ये हो गया कि यहाँ पर एक अदद रजिस्टर आ गया। कुछ और भी फर्क हैं छोटे छोटे से। ठीक है, उनमें से एक फर्क ये है कि एफपीजे की ब्लॉक रैम डुअल पोर्ट होती है। ठीक है, डुअल पोर्ट, डुअल का मतलब दो पोर्ट जिससे आप उसको एक्सेस करते हैं। जिस तरह ये जो सिग्नल्स हैं इनको हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो सेट ऑफ सिग्नल्स है ये हमारी एक पोर्ट है। ठीक है, सो डुअल पोर्ट का क्या मतलब है कि मेरी जो ब्लॉक रैम है उसके अंदर ये जो जगह है जिस पे लिखवाना है, इसको, इसके लिए दो सिग्नल्स हैं। ठीक है, यानी एड्रेस, यही जो सेट ऑफ सिग्नल्स हैं, एड्रेस, डाटा इन, राइट इनेबल और डाटा आउटलेट से कह लो। ठीक है, तो ऐसे दो सिग्नल हैं, एक एड्रेस ए, डाटा इन ए, राइट इनेबल ए और डाटा आउट ए है।
और इसी तरह एक और सिग्नल है एड्रेस बी, डाटा इन बी, राइट एनेबल बी और डाटा आउट बी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी आ रही है, मैं इस पेन से उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो। ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि आपको चीज समझ आ रही है कि नहीं। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि मैं एक वक्त में दो जगहों से भी रीड कर सकता हूँ, इधर कोई और एड्रेस दे दूं, इधर कोई और एड्रेस दे दूं, जगह सेम ही है। यानी कि ये भी पूरी रैम को लिखवा सकता है, ये भी पूरी, ये शेयर्ड जगह है। ये जिस तरह अगर आप क्लास में बैठे होते हैं तो अगर क्लास के दो दरवाजे हों तो आप एक दरवाजे से भी आ सकते हैं, दूसरे दरवाजे से भी आ सकते हैं। तो आपकी जो बिट्स हैं वो इस तरफ से भी आ सकती हैं, इस तरफ से भी आ सकती हैं। इसी तरह आप रीड करें तो इधर से बिट बाहर निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये है कि एक के बजाय दो पोर्ट्स है। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि दो पोर्ट का क्या मतलब है। दो पोर्ट का ये मतलब नहीं है कि दो अलग अलग हिस्से हैं, एक ही मेमोरी है, मगर उस पे ये भी एड्रेस 0 से रीड कर सकता है, ये भी एड्रेस, ये हो सकता है ये एड्रेस 0 से रीड करे तो पैरेलल में ये एड्रेस 1 से भी रीड कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आप ज्यादा डाटा भी इकट्ठा रीड कर सकते हैं। सो यहां तक चीज समझ आ रही है? कोई हाँ कर दिया करो यार। यस सर। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर हम ना एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, और इंशाल्लाह नमाज के बाद हम 5:10 हुए तो 10 मिनट्स के बाद हम इंशाल्लाह दोबारा 5:20 पे मिलते हैं। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा 5:20 पे।